आज की दुनिया में हर तरफ से जानकारी की एक बाढ़ सी आई हुई है। खबरें, डेटा, राय, सब कुछ। ऐसे में सिर्फ जानकारी होना ही काफी नहीं है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस जानकारी का करना क्या है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हम सोचते कैसे हैं और अपनी सोच को और बेहतर और असरदार कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल। इसे आप दिमाग के अंदर का एक टूर समझिए। हम ये देखेंगे कि हमारा दिमाग जानकारी को रखता कैसे है, मतलब हमारी मेमोरी। फिर उस जानकारी को जोड़कर वो भाषा और तर्क के जरिए मतलब कैसे निकालता है, और फिर इन सब के आधार पर फैसले कैसे लेता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं और शुरुआत करते हैं बुनियाद से। हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी। हमें अक्सर लगता है कि हमारा दिमाग एक कैमरे की तरह है जो सब कुछ जैसा है वैसा ही रिकॉर्ड कर लेता है, पर ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिमाग कैमरा नहीं बल्कि एक कहानीकार है। वो घटनाओं को रिकॉर्ड नहीं करता, वो उन्हें चुनता है, जोड़ता है और एक कहानी बना देता है। और इसी में एक बहुत दिलचस्प चीज होती है जिसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ, सच का वहम। सच का वहम, ये क्या है? सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी बात को बार बार सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। अच्छा। हाँ, इसलिए नहीं कि कोई सबूत है, बस इसलिए कि वो बात जानी पहचानी लगने लगती है और दिमाग जानी पहचाने को सच मान लेता है। तो मतलब जो विज्ञापन हमें बार बार एक ही चीज दिखाते हैं वो इसी का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, प्रोपेगेंडा भी इसी पर काम करता है। और ये तब और खतरनाक हो जाता है जब वो बात हमारी किसी पुरानी धारणा, किसी स्टीरियोटाइप से मेल खाती हो। हाँ, ये तो है। इस पर एक बहुत मशहूर स्टडी भी है। लोगों को एक महिला बेटी के बारे में कहानी सुनाई दी। कहानी के बाद आधे लोगों को बताया कि बेटी लेस्बियन है और बाकियों को बताया कि वो हेट्रोसेक्सुअल है। एक हफ्ते बाद जब उनसे कहानी के बारे में पूछा तो लोगों को कहानी के वो हिस्से ज्यादा याद थे जो उनकी दी गई जानकारी से मेल खाते थे। कमाल है, मतलब कहानी वही थी पर लोगों की आदतें बदल गई। जी, दिमाग कहानी को एडिट कर रहा था ताकि वो नई जानकारी के साथ फिट हो जाए। तो अगर हमारी बुनियाद, मतलब हमारी यादें ही इतनी इतनी लचीली हैं, तो फिर हम अपनी सोच को साफ रखने के लिए क्या करते हैं? शायद यहीं पर भाषा और तर्क काम आते हैं। एकदम। भाषा सिर्फ बात करने का तरीका नहीं है, वो हमारी सोच का ढांचा है। हम शब्दों में सोचते हैं, लेकिन भाषा जितनी शक्तिशाली है उतनी ही भ्रामक भी हो सकती है। कैसे? हर भाषा में दो लेवल होते हैं, एक सरफेस स्ट्रक्चर यानी जो शब्द हम बोलते हैं, और एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर यानी वो मतलब जो हम बताना चाहते हैं। अच्छा। और इन दोनों के बीच के गैप का फायदा उठाया जा सकता है। जैसे कोई सरकार टैक्स बढ़ाने को रेवेन्यू एनहांसमेंट या राजस्व वृद्धि कह देती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे कहते हैं यूफेमिज्म, मतलब कड़वी गोली पर मीठी चाशनी चढ़ा देना। हाँ, इसी से जुड़ा एक और तरीका है फ्रेमिंग का। एक ही बात को अलग अलग फ्रेम में दिखाना। जैसे एक दही को 95% फैट फ्री कहें तो वो ज्यादा हेल्दी लगता है, बजाय इसके कि उसे 5% फैट कहा जाए, जबकि बात एक ही है। बिल्कुल। और ये फ्रेमिंग हमारे बड़े फैसलों पर बहुत असर डालती है। जैसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चुनना हो, अगर डॉक्टर कहे कि बचने के चांस 90% है तो हम तैयार हो जाते हैं। और अगर वो कहे कि मरने का खतरा 10% है तो हम डर जाते हैं। सही बात है। तो भाषा हमारे इमोशन से खेल सकती है, और जब इमोशंस हावी हों तो हमें एक सहारे की जरूरत पड़ती है, और वो सहारा है तर्क, लॉजिक। तर्क मतलब वही अगर तो वाला हिसाब। हाँ, वो सबसे आम ढांचा है। जैसे अगर कोई अमीर है तो वो हीरे पहनता है। अब अगर मैं कहूँ वो व्यक्ति अमीर है तो नतीजा साफ है कि वो हीरे पहनता है। ये तो सीधा है। लेकिन अगर मैं कहूँ वो व्यक्ति हीरे पहन रहा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो अमीर है? नहीं, जरूरी तो नहीं। हो सकता है हीरे नकली हो या किसी से उधार लिए हो। यहीं पर हम गलती करते हैं। बिल्कुल, हमारा दिमाग शॉर्टकट लेता है। वो ऊर्जा बचाना चाहता है, हर चीज का पूरा विश्लेषण नहीं करता, और इसी शॉर्टकट में वो तार्किक गलतियां कर बैठता है। तो ये तो हुई सिद्धांतों की बात। असल दुनिया में हम सबूतों को कैसे परखते हैं? अक्सर हम दो चीजों को एक साथ होता देखते हैं और मान लेते हैं कि एक की वजह से दूसरी हो रही है। हाँ, मतलब कोरिलेशन को कॉजेशन समझ लेना। जैसे गर्मी में आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है और शहर में अपराध भी बढ़ते हैं।
तो क्या इसका मतलब है कि आइसक्रीम खाने से लोग अपराधी बन जाते हैं? नहीं, जाहिर है नहीं। दोनों का कारण एक तीसरी चीज है, गर्मी। अच्छा। गर्मी में लोग आइसक्रीम भी ज्यादा खाते हैं और शायद चिड़चिड़े होकर अपराध भी ज्यादा करते हैं। भारत में इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो वो काली बिल्ली वाला है। हाँ, बिल्ली ने रास्ता काटा और फिर कुछ बुरा हो गया तो लोग मान लेंगे कि बिल्ली की वजह से हुआ। बिल्कुल। जबकि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है और इसीलिए किसी भी दावे को परखने के लिए एक कंट्रोल ग्रुप की जरूरत पड़ती है। कंट्रोल ग्रुप मतलब एक ऐसा समूह जिससे तुलना की जा सके। अगर आपको लगता है कि कोई नई दवा काम करती है तो आपको 2 ग्रुप चाहिए, एक जिसे आप दवा दें और दूसरा कंट्रोल ग्रुप जिसे आप सिर्फ एक मीठी गोली दें। तभी पता चलेगा कि असर दवा का है या सिर्फ मरीज के विश्वास का। तो इस साफे की दुनिया सीधी नहीं है। इसमें संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है और यहीं पर हमारा दिमाग हमें और भी मजेदार धोखे देता है। बिल्कुल। एक बहुत आम चीज है गैम्बलर्स फैलेसी, जुआरी का धोखा। हाँ, अगर कोई जुआरी लगातार 5 बार हारता है तो उसे लगता है कि अब तो वो पक्का जीतेगा क्योंकि अब उसकी बारी है। हाँ, ये तो मैंने देखा है लोगों को कहते हुए। जबकि हर दांव एक नई शुरुआत है, उसका पिछले नतीजों से कोई लेना देना नहीं है। और एक और चीज है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जो चीजें हमें आसानी से याद आ जाती हैं हमें लगता है वो ज्यादा होती है ना। एकदम सही। मीडिया में हवाई जहाज दुर्घटना की खबरें बहुत सनसनीखेज होती हैं। हाँ। वो हमें याद रह जाती हैं। नतीजा ये होता है कि हमें लगता है हवाई यात्रा बहुत खतरनाक है, जबकि असल में कार दुर्घटनाएं कहीं ज्यादा होती हैं। हाँ, पर वो इतनी आम है कि उनकी खबर नहीं बनती और इसलिए वो हमें आसानी से याद नहीं आती। तो जब दुनिया इतनी अनिश्चित है और हमारा दिमाग हमें ऐसे ऐसे धोखे दे सकता है तो हम अपनी जिंदगी के बड़े फैसले कैसे लें, जैसे करियर या घर खरीदना? इसका सबसे अच्छा तरीका है एक व्यवस्थित तरीका अपनाना। पहले अपने सारे विकल्प मतलब ऑल्टरनेटिव्स एक कागज पर लिखिए। फिर वो सारी चीजें लिखिए जो आपके लिए जरूरी हैं, जैसे कीमत, लोकेशन, सुविधाएं, और फिर हर विकल्प को उन चीजों पर तौलिए। पर इसमें भी तो हमारा झुकाव आ सकता है। हम शायद उन्हीं चीजों पर ज्यादा ध्यान दें जो हमारे पसंदीदा विकल्प को सही साबित करें। बिल्कुल, और इसे ही कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। कॉन्फर्मेशन बायस। ये शायद सबसे शक्तिशाली मानसिक जाल है। हम सब एक वकील की तरह सोचते हैं, जज की तरह नहीं। मतलब हम पहले ही तय कर लेते हैं कि हमें क्या मानना है और फिर सिर्फ वही सबूत ढूंढते हैं जो हमारी बात को सही साबित करें। और जो सबूत हमारी बात के खिलाफ हों उन्हें हम या तो अनदेखा कर देते हैं या उनमें कमियां निकालने लगते हैं। ये सब सुनने के बाद तो सोचना एक बहुत मुश्किल काम लग रहा है। अच्छा, फैसले लेने से भी आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाएं जिसका कोई सीधा हल ना हो, तब क्या? देखिए, जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हल ढूंढने से भी ज्यादा जरूरी होता है प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन, यानी हम उस समस्या को अपने दिमाग में देखते कैसे हैं। उसे फ्रेम कैसे करते हैं। हाँ, एक बहुत मशहूर पहेली है। एक साधु सुबह 6 बजे पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है और शाम 4 बजे चोटी पर पहुंचता है। अगले दिन वो सुबह 6 बजे उसी रास्ते से नीचे उतरना शुरू करता है और 4 बजे नीचे पहुंच जाता है। ठीक है। सवाल ये है, क्या रास्ते में कोई ऐसी जगह होगी जहां वो दोनों दिन ठीक एक ही समय पर मौजूद था? ये तो मुश्किल लग रहा है। उसकी स्पीड तो चढ़ते और उतरते समय अलग अलग होगी। अगर आप इसे गणित से हल करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन चलिए समस्या को देखने का नजरिया बदलते हैं। कैसे? आप कल्पना कीजिए कि 2 साधु हैं। एक सुबह 6 बजे नीचे से ऊपर जा रहा है और ठीक उसी समय दूसरा साधु ऊपर से नीचे आ रहा है। क्या वो रास्ते में कहीं एक दूसरे से मिलेंगे नहीं? हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। कहीं ना कहीं तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ही। बस यही जवाब है। वो जिस जगह और जिस समय एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, वही वो जगह और समय है। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब जैसे ही हमने समस्या को देखने का नजरिया बदला, जवाब साफ हो गया। बिल्कुल। तो हमारी काबिलियत इस पर कम निर्भर करती है कि हम कितने स्मार्ट हैं और इस पर ज्यादा कि हम समस्या को कितने अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। और जब हम समस्या को सही से देख पाते हैं तभी हम शायद रचनात्मक मतलब क्रिएटिव समाधानों के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, और क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ कला या संगीत नहीं है। इसका मतलब है कुछ नया बनाना जो काम का भी हो।
इसका एक तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहां हम बिना किसी रोक टोक के हर तरह के आइडिया सोचते हैं। भले ही वो कितने भी अजीब क्यों ना लगे। हाँ, मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा आइडियाज लाना, उनकी क्वालिटी बाद में देखी जाएगी। एक और तरीका भी है, एट्रीब्यूट लिस्टिंग। इसमें किसी चीज के हर हिस्से को अलग अलग करके देखा जाता है। ये तो ज्यादा व्यवस्थित लगता है। ये दोनों ही जरूरी हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग है डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब एक जगह से फैलना, और एट्रीब्यूट लिस्टिंग है कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब अलग-अलग हिस्सों को मिलाकर एक समाधान पर पहुंचना। अच्छा, बेहतरीन इनोवेशन तब होता है जब आप दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने अपनी सोच की प्रक्रिया का एक पूरा चक्कर लगाया। ये समझ में आया कि हमारा दिमाग एक तर्क की मशीन कम और एक कहानी बनाने वाली मशीन ज्यादा है। हाँ, जो अपनी यादों को बदलता है, भाषा के जाल में फंसता है, संभावनाओं को गलत समझता है और अपनी ही राय को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढता है। और इन सब में सबसे जरूरी बात शायद ये है कि एक अच्छा विचारक बनने के लिए सिर्फ तकनीक जानना ही काफी नहीं है। इसके लिए एक नजरिया चाहिए, एक एटीट्यूड चाहिए। कैसा नजरिया? जिज्ञासु होने का, ये मानने का कि मैं गलत हो सकता हूँ, और मुश्किल सवालों के सामने डटे रहने का, अपनी सोच पर ही सोचना, जिसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। यही सबसे बड़ा हुनर है। तो सुनने वालों के लिए हमें उम्मीद है कि ये चर्चा उपयोगी रही होगी। क्या इस तरह से समझाने का तरीका आपको मददगार लगा? हमें अपने विचार जरूर बताएं, और ये भी कि हम अपनी एक्सप्लेनेशन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं।